लिबादा ओढ़ रखा है सियासत का, सियासी पार्टी नहीं है ये, गुंडागर्दों की अब जमात होगी, ये बदतमीजों की जमात होगी, ये हुल्लड़बाजों की जो इनकी जमात होगी, ये स्पेशली खातून पार्लियामेंटेरियन कोई भी महफूज नहीं है। तलाल चौधरी ने जिस तरीके से बदजबानी की, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की और अपनी खातून के साथ रात के 3 बजे तंजीम साजी करवाते हुए जब हाथ तोड़वा के बैठे तो उनको तर्जमान बना दिया गया। हम इसका मुकाबला करेंगे और स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए, 1-1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। आपका आमिराना रवैया, आपका फिरौन सानी रवैया, आपकी यजीदियत कल आया हो गई। आप इस तरफ से गंदी गालियां निकालेंगे, सीटियां कसेंगे, ताने मारेंगे, किताबें फेंकेंगे तो यहाँ से भी एक रवैया वापस आएगा। मलाइका बुखारी वीडियो मौजूद है कि अपने ही वज़रान और साथियों ने किताब मारकर जख्मी, पहले दीवारें गिराने आए थे या असेंबली गिराने आए हैं। ये किताबें मारने वाले, गालियां देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहाँ पहुंचाया गया था। कल की फोटो आप निकाल लें, गाली देने वाले, किताबें मारने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो इस असेंबली में कभी पहुंच ना पाते अगर इलेक्शन चोरी ना हो। तो ये एक साजिश है जमहूरियत के खिलाफ, पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ। स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों, उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो तो इस्तीफा देकर चला जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जो पार्लियामेंट में मामला किताबों की लड़ाई से शुरू हुआ, आज वो बोतलों तक जा पहुंचा है। पार्लियामान में कल से लेकर आज तक क्या नहीं हुआ, गाली गलोच हुई, लड़ाई हुई। वो कहते हैं कि घुमसान का एक रन सा था, वो वाली सूरत हाल थी दोनों बेंचेस से, हुकूमती एंड अपोजिशन बेंचेस से। यूँ लग रहा था कि जैसे तलवारें निकली हुई हैं। सेशन करना बहुत मुश्किल था, किताबें चल गई, बोतलें चल गई, नाउ व्हाट, अब क्या बाकी रह गया है। मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब पिछले 3 दिनों से बहुत मुश्किल से अपनी तकरीर करने की कोशिश करते हैं। कल जो वक्त कल गुजर गया उसके अंदर उन्होंने अपनी तकरीर करने की एक भरपूर कोशिश की जो कामयाब भी हुई, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो बहुत अलार्मिंग था। इसीलिए आज जब शहबाज शरीफ साहब आए, चंद लम्हों के लिए ही सेशन को रिज्यूम किया गया आफ्टर अ लॉट ऑफ इफ एंड बट्स, और जब सेशन रिज्यूम हुआ, अभी शहबाज शरीफ साहब ने मुश्किल अपनी तकरीर की थी, वो भी सार्जेंट एट आर्म्स के झुरमट के अंदर, कि फिर से वही सूरत हाल जो है वो शुरू हो गई। हुकूमती बेंचेस से किसी ने किताब उठा करके अपोजिशन बेंचेस पे मारी, वो शायद यकीनी तौर पर स्पीकर साहब जो स्पीकर है नेशनल असेंबली को, उन्होंने नहीं देखी। लेकिन जब ऑपोजिशन से वही किताब दोबारा हुकूमती बेंचेस की तरफ मारी गई तो गलती से स्पीकर साहब ने देख ली नेशनल असेंबली का, और उन्होंने फौरन कहा कि भाई जिसने भी ये किया है वो इस सेशन से, अभी इस पार्लियामान से बाहर चला जाए। बस फिर उसके बाद क्या था, देयर वाज नो स्टॉप बटन कि लड़ाई को कैसे रोकना है। जनरली जो ऑपोजिशन बेंचेस हैं वो भी इस पूरे मामले में हुकूमती बेंचेस से कुछ कम नहीं हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, जो सबूत दिए जा रहे हैं, ज़्यादा फुटेजेस जो आ रही हैं वो हुकूमती बेंचेस की तरफ से आ रही हैं कि किस तरह से वो अपने इमोशंस पर, अपने असाब पर, अपनी ज़बान पर, अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पार्लियामान का माहौल बहुत गर्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुकूमत का यह मानना है कि अली नवाज अवान ने जो भी सारी गालियां कल दी, नंगी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, वो एक रद्द अमल में दी, और वो रद्द अमल किसको दे रहे थे, रुहेल असगर को। लेकिन रुहेल असगर साहब की अभी तक फुटेज उस तरह से वायरल नहीं हुई गालियां देते हुए, जिनकी कहीं फुटेज अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं देखी गई। लेकिन वो भी कमाल आदमी है, मतलब मैं क्या बोलूं रुहेल असगर साहब के बारे में, क्योंकि वो आज कैमरे के सामने आते हैं और वो कहते हैं हाँ जी मैंने गालियां दी हैं, लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से मैंने गालियां दी, वो वजह जानने की कोशिश करें। भाई वो किसी बच्ची को मार रहे थे, इस वजह से उन्होंने गाली दे दी। लेकिन साथ ही साथ बहुत ही शॉकिंग बात रुहेल असगर साहब ने की, उन्होंने कहा कि भाई सवाल के जवाब में ज़हाफ़ी के कि भाई ये पंजाब का कल्चर है। सो ना सिर्फ मैं इस बयान की मुजम्मत करती हूँ, इसकी कंडेमिनेशन करती हूँ, बल्कि मैं बसद एहतराम रुहेल असगर साहब की इस्लाह करूँगी। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत देर से पार्लियामान का हिस्सा है, लेकिन मैं इसलिए उनकी इस्लाह करना चाहूँगी क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी सेटअप, हम सब जितने भी यहाँ पे पंजाब में बैठे हैं वो पंजाबी ही हैं। हमारे घरों में जहाँ पे लोग सुन रहे हैं, अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो वहाँ पर माँ बहन की गालियाँ नहीं दी जाती, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इनकी तस्हीह भी करना चाहूँगी रुहेल असगर साहब की, इनकी इस्लाह भी करना चाहूँगी। अब आगे बढ़े, सब कुछ चल गया, बोतलें चल गई, किताबें चल गई भाई, लेकिन पार्लियामान कैसे चलेगी? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगी, और अगर ऐसे ही चलेगी तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये देखना होगा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आज जाते जाते ये ज़रूर कह गए, जितनी भी बात कर पाए, कि भाई अगर ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका नहीं दे रहे हैं ना
तो फिर लीडर ऑफ द हाउस कैसे तकरीर करेगा? तो इसमें समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खूब निशानियां हैं कि जब भी अब लीडर ऑफ द हाउस, जो कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामान में आएंगे, तब फिर मुझे लगता है कि एक्शन रिप्ले होने वाला है। एनीवेज, लेकिन एक बहुत ही बारीक सी कार्रवाई, कल का दिन जिस तरह मेला लूटा था अली नवाज अवान ने, आज की जो बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि इस पार्लियामेंट की लड़ाई में, इस पार्लियामान की हुल्लड़बाजी में, इस गालम गलोच में, इस किस्म के मुद्दों के अंदर दब गई, वो बड़ी खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब को तैयार कर लिया है, मना लिया है कि स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर, यस यू हर्ड इट राइट, ये सबसे बड़ी खबर है। ये बारीक कार्रवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डाली आज पार्लियामान में। और अब ये होगा कि जितनी भी मुत्तहिदा अपोजिशन है वो असद कैसर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है फॉर व्हाटएवर रीजंस, कि वो हाउस सही तरीके से पार्शियलिटी के साथ जो है वो चला रहे हैं और वो सही तरीके से हाउस को नहीं चला पा रहे हैं। अब ऐसे में शाहिद खाकान अब्बासी हो, मरियम नवाज हो, वो क्यों चुप हैं, क्यों नहीं कुछ बोल रही है, हम सब कुछ आज की इस डिस्कशन में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि वो बिलावल भुट्टो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शुरू से ही, पंजाब से मामला शुरू हुआ था तहरीक अदम एतमाद वाली बात का कि भाई इनको लानी चाहिए, वो अब नेशनल असेंबली में एज ऑफ नाउ, पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी एंड नाउ द स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर पे आके इस टाइम पर एज वी स्पीक ऑफ नाउ रुका हुआ है। सो लेट्स सी कि चीज़ें आगे कैसे मूव करती हैं। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आज मुझे इब्राहिम खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन है कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी खीलदास कोहिस्तानी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, बजट पास कैसे कराना है? खान साहब ने, आपकी पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ये मसला बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों के लिए कि बजट पास कैसे होना है, लेकिन वो जो आपकी प्लानिंग है ना कि भाई बजट आवाम के सामने डिस्कस नहीं होना चाहिए, वो जो आपकी प्लानिंग है ना कि ये ना पता चले कि बजट में क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ सस्ती तो खैर छोड़ें, क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, कौन सा टैक्स लगा है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगा है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, ये आवाम को पता ना चले। इसकी प्लानिंग आपकी भरपूर तरीके से कामयाब हुई है, क्योंकि इस बजट सेशन में हम TV शोज पर बजट के बारे में कुछ नहीं डिस्कस कर रहे। तो मुबारक हो सर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका जो इंट्रो में आपने फरमाया था कि बल्कि जो आपने दिखाई भी फुटेज जो दिखाई गई, तो उसमें ज़्यादातर आपने यही दिखाया कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कुछ बुक्स फेंकी जा रही थी। आप नतीजा देखें कि कल भी हमारे 4 लोग ज़ख्मी हुए, आज भी हमारे एक MNA जो हैं चीमा साहब, उन बेचारे को नाक पे जाके बोतल मारी, वो मेरे पीछे ही कोई साहब खड़े हुए थे, उन्होंने मारी, वो पता तो चल जाएगा फुटेज से। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये चीज़ स्टार्ट हुई जब बजट की स्पीच के लिए वज़ीर ख़जाना आए, तो इन्होंने वहाँ से टेकअप किया। अब ये तीसरा बजट है जिसमें कि इनका यही रवैया है, इसी रवैये के साथ ये कि ना किसी की सुननी है, ना किसी को सुनने देनी है और अफरा तफरी पैदा करनी है। तो नेचुरली उसका जो भी रिस्पांस आया, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ ऑन बोथ साइड्स इट्स शेमफुल और अनलाइक पार्लियामेंटेरियन ऐसे मामलात कभी नहीं होने चाहिए। आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, आप अपनी सीट पे खड़े होकर कर लें। आप फिज़िकल हो रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है दोनों साइड से। ये देखें, हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या सबक देना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो यकीन मानिए, जो आपका देखें एक बड़ा ज़बरदस्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने लास्ट में जो सेगमेंट में बात की है कि हम इसको जो है सैबोटाज कर रहे हैं ताकि बजट की असल जो है वो चीज़ें लोगों के सामने ना आ सकें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आज अल्लाह करे ये अपोजिशन मान जाए और बैठ के ये एक दूसरे को सुने और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बेहतरीन बजट जो है वो हमने दिया है। और एक और बात कि कोविड के बावजूद हमारा 3.94 पे जो है ये GDP ग्रोथ जो है वो क्लियर इंडिकेटर है। आप उठा के देख लें, आपकी जो तरसीलात आई हैं आपको फॉरेन से,
اس میں لوگوں کا کانفیڈنس اتنا ہے کہ وہ 20 سے 29 ارب ڈالر تک پہنچی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہماری گورننس کے معاملات کو. اور دیکھیں آپ کے فرسٹ ٹائم آفٹر 60s آپ کے ملک میں ڈیمز بن رہے ہیں دوبارہ, آپ کی واٹر سسٹیننگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور آپ کی بجلی سستی ہوگی جو کہ ₹2.5 کی اس وقت دنیا میں مل رہی ہے, اور سولر والی, اور ہم اس وقت اس کے ₹25 بھر رہے ہیں. یہی شاخسانہ تھا پرانے وقت کے لوگوں کی 10-10 20-20 سال اور 25-25 سال کے معاہدوں کا, کہ قوم جو ہے اب چیخ رہی ہے کہ یہ مہنگائی. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگا ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر چیز بجلی سے اور انرجی سے ریلیٹڈ ہے جی. تو یہ سارے معاملات آپ دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں خدا کرے یہ صبح بیٹھ کے ایمیکیبلی سیٹل کر کے ایک دوسرے کو, بجائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے کہ جی وہ برا اور یہ اچھا اور یہ اچھا اور وہ برا, اس کے بجائے آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ آئے, بجٹ کو اٹھائیں, اللہ کرے ابراہیم خان صاحب. لیکن کل بھی کہا تھا, I will repeat myself, اور وہ یہ ہے کہ this is the beginning of the end. جہاں تک یہ پارلیمان کے سیشنز ہیں, خاص طور پہ بجٹ سیشن ہے. میں واپس آؤں گی آپ کی طرف, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بڑھنا ہے. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ایک تو اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس لمبی عرصے کے بیچ میں کیا ہوا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے. بھئی بلاول بھٹو زرداری نے یہ منا کیسے لیا, آپ نے کیسے رام کیا ہے شہباز شریف صاحب کو, پی ایم ایل این کو, یہ منانے پر کہ بھئی آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کر کے آنی ہے ایٹ دا مومنٹ اسد کیسر اسپیکر کے اگینسٹ. بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں دیر لگی آنے میں ان کے, شکر ہے پھر بھی آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پاکستان کے اندر نہ صرف جمہوری طاقتوں کے اتحاد کے لیے کام کرتی رہی ہے, لیکن جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت بنائی گئی ہے اس وقت سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر چیئرمین بلاول بھٹو کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے ہم لوگ متحد ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں چیئرمین بلاول بھٹو نے بہت سے لاہور کے دورے کیے, میاں صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, دوسری قیادت سے ملاقاتیں کی, اور پھر بالآخر سپٹمبر میں ہم نے پی ڈی ایم بنائی, اور پی ڈی ایم کا ایک ہم نے لایا عمل بنایا. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مانی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں نہیں جانا, انہوں نے کہا ہم نے ضمنی الیکشنز میں نہیں جانا. انہوں نے وہ باتیں اگر ان کی مانی جاتی تو آج کیا پوزیشن ہوتی, ہماری مانی گئی ہے تو کیا پوزیشن ہوئی ہے کہ پورے پاکستان میں حکومت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ضمنی الیکشنز میں, اور سینٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے انہیں قومی اسمبلی کے اندر شکست دے دی. اور یہ ایک پہلی دفعہ ہوا کہ حکومت وقت بیٹھی ہے اور اس کا کینڈیڈیٹ, اور اس کا کینڈیڈیٹ بھی کون, وزیر خزانہ, اسے ہم نے ہرایا. تو میں سمجھتا ہوں آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی, ہم بڑی دیر سے اسد کیسر صاحب کے خلاف, کیونکہ اسد کیسر نے ایک دن بھی ثابت نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بس ان کے ہینڈ پکڈ ہیں, اور جو ادھر سے بنی گالا سے آرڈرز آئیں گے انہوں نے اوبے کرنا ہے. دیکھیں اب میں کل کا اگر آپ کو مثال دوں تو کل کا معاملہ یہ تھا, اسپیکرز تو جب بھی ہوتے ہیں اسپیکرز کے کہنے پہ کم از کم جو ٹریجری بینچز ہیں اسے کوئی نہیں اٹھتا. وزراء اسپیکر کی بات مانتے ہیں, پرائم منسٹر کو ماننا پڑتی ہے, حکومتی اراکین کو, کیونکہ انہی کے ووٹوں سے تو اسپیکر بیٹھا ہے. لیکن اگر اسپیکر کی بات حکومتی اراکین نہیں مانیں گے تو یہ عدم اعتماد کل حکومتی اراکین نے اسپیکر کی سیٹ کے اوپر کر دیا. اسد کیسر صاحب کے اندر اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہوتے, اگر سیاسی ان کے اندر کوئی بھی تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہوتی تو کل وہ ریزائن کر دیتے, کیونکہ ان پہ کل جو حکومتی اراکین نے ان کے کہنے کے باوجود, ان کے عملے کے بھیجے جانے کے باوجود, سیٹیاں بجانے کے باوجود, شور مچانے کے باوجود جو کل کیا, جو تماشا انہوں نے کل لگایا ہے بینش, کیا وزیر مواصلات بینچوں کے اوپر چڑھ کے, اس سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کے قد کیا ہیں, ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے, ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے. کل یہ سارا سامنے آ گیا. اب یہ ڈرامے جو ہیں, کسی کو ادھر پٹی باندھ لی, کوئی ادھر باندھ لی, ہم نے بڑے, نہیں میری بات سن لیں, یہ ڈرامے نہ کہیں, ایکسپٹ کر لینا, میری بات سن, اپوزیشن یہ چیز مانے تو صحیح کہ ان کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے, چلیں لگی ہوگی, اور اس کو کنڈیم کریں. ہم سے زیادہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہم تو آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے. ہم سے آپ پوچھیں, ہم سے دیکھیں, ہم نے کل نہیں, مجھے اس پہ ایک ایڈ کرنے دیں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے, پہلی دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو, جن کی آپ بھی بہت بڑی ایڈمائرر ہیں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی پی ایم ایل این نے کوشش کی تھی, میاں عباس شریف نے, آج بھی آپ گوگل پہ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا. لیکن ہم نے سیاست سیکھی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے, اور وہ سیاست ہے صبر کی, وہ سیاست ہے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی.
وہ سیاست ہے متانت کی, تدبر کی, مفاہمت کی, اور پیپلز پارٹی اسی کے اوپر ہے. پچھلی اسمبلی سے بڑی مشکل سے ہم نے پی ایم ایل این کو اچھا کر کے تو انہیں ایک جمہوری جماعت بنایا تھا. ایک یہ جو سلیکٹرز ہیں انہوں نے ایک آخری بات, انہوں نے ایک نیا فتنہ کریٹ کیا ہے. اس فتنے نے قومی اسمبلی کا ماحول خراب کیا ہے پی ٹی آئی کے نام پہ. ان سلیکٹڈ لوگوں نے دوبارہ سے کل پارلیمان کی توہین کی ہے, جمہوریت کی توہین کی. I got your point. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کھیلداس صاحب کے پاس جائیں گے اور پی ایم ایل این کا موقف جانیں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب, کھیلداس کوہستانی صاحب, ابراہیم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی کھیلداس صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کل جیسے تیسے کر کے تھوڑا بہت معاملہ ٹھنڈا کرایا گیا اینڈ پہ, تو پھر آج آپ نے بوتل کیوں ماری؟ آج کیوں شروعات ہو گئی دوبارہ اس لڑائی کی؟ بینش دیکھیں, پہلی بات آپ نے انٹرو میں جو بات کی تھی, مجھے آپ بتائیں جب پرائم منسٹر ہاؤس سے احکامات جاری کیے گئے ہوں, اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, ایم این ایس کو ہدایت دی گئی ہو, کیبنٹ میں ہماری لیڈرشپ خلاف شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, سب کے ان کے خلاف پرائم منسٹر جب بات کرتا ہے کیبنٹ میں بیٹھ کے اور وہاں پہ وہ ہدایت دیتا ہے, اور ان کے سینئر منسٹر جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آج نہیں چھٹیں گے, تو یہ جب اسمبلی میں آتے ہیں اور اسمبلی میں آ کے اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہ مطلب ان کو سننا, اور یہ اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم نے بڑی اچھی بجٹ کی, مگر ان کو خوف تھا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کی عوام کو بتائے گا کہ اس بجٹ میں کیا ہے, تو ایک تو وہ چھپانا چاہتا ہے. جو دوسرا ان کی جو مایوسی ہے یا ناکامی ہے, تو یہ اب سسٹم کو جو ہے, جو نظام ہے, اس کو بھی لپیٹنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اور یہ جمہوریت کو گالی پڑ رہی ہے, یہ جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے, یہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہو رہا ہے. آج جب شہباز شریف صاحب تقریر کرنے آئے ہیں بینچ, میں آپ کو بتاؤں جو ان کے ممبران نے, ان کی خواتین نے شہباز شریف صاحب ہماری لیڈرشپ کو گالیاں دی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں اگر میرے لیڈر کو, میرے پارٹی کے صدر کو, اپوزیشن لیڈر کو کوئی گالی دے گا, اب ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم نے 3 سال ان کی برداشت کیے, اگر اب ہم حد سے زیادہ آگے نکلیں گے اگر ہماری لیڈرشپ کو گالی دی گئی. ہمیں کل شہباز شریف صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں تمام ایم این ایس کو اعتماد میں لیا, اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے, یہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے آپ پرائم منسٹر کی تقریر سننا تو ہم آپ کی سنیں گے. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ ہاں بالکل ہماری اگر اپوزیشن لیڈر کی تقریر سنی جاتی ہے تو ہم پرائم منسٹر کی تقریر سنیں گے. جب اتنی فراغ دلی سے ہم آئے ہیں تو اس کے بعد ہماری لیڈرشپ کو گالیاں دینا, اور وہ بھی سینئر وزیر, مشیر اور ایم این ایس, خواتین, تو آج بھی انہوں نے وہی کام کیا جو 3 دن سے ہو رہا ہے. تو جب آپ مجھے بتائیں, جب ہمارے لیڈر کو کوئی گالی دے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم اب اتنا عظیم ہم نہیں بننا چاہتے, بہت ہو چکا ہمارے ساتھ, بہت ہماری لیڈرشپ کی تضییق کی گئی ہے, اب ہم برداشت بالکل نہیں کریں گے. میسج مل گیا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی میسج مل گیا ہوگا, فلور آف دا ہاؤس جو شہباز شریف صاحب نے میسج دیا. لیکن اس سے پہلے ابراہیم خان صاحب, آپ کو بھی, باقی پینلسٹ کو بھی, میں آپ کو ذرا کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز دکھا دوں کہ ہمارے منتخب نمائندے پارلیمان میں کس طرح سے اپنی رسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹی کا دفاع کرتے ہیں. ذرا دکھائیے گا جی, مراد سعید صاحب کو دکھائیے گا. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ اس لیے کہہ رہی ہوں انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ آج جو آرڈر ریلیز کیا گیا اس میں 7 ایسے ایم این ایز کا نام ہے جن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر ابھی نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے گالم گلوچ, لڑائی, مار کٹائی, ان سب میں حصہ لیا تھا. مزے کی بات یہ ہے, یہ دیکھیں, یہ مراد سعید صاحب کو دیکھیں, وہ اپنی ڈیسک کے اوپر چڑھ کے کتابیں پھینک رہے ہیں, نشانے لگا رہے ہیں, مطلب, لیکن مراد سعید صاحب کا نام ان 7 لوگوں کی لسٹ میں نہیں موجود ہے. اب ذرا شیری مزاری صاحبہ دکھائیے, وہ شیری مزاری صاحبہ جو کہ ہیومن رائٹس کا جھنڈا اٹھا کے گھومتی ہے. ذرا پہلے سنائیے وہ کیا کہہ رہی ہے. یہ ہمارے ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں, لیکن ان کو بھی اسپیکر صاحب نے یہ سب کرتے ہوئے نہیں دیکھا, ان کا نام بھی ان 7 ایم این ایز میں شامل نہیں ہے. سب سے مزے کی جو فوٹیج ہے, قسم سے, ویسے میں آپ کو بتاؤں جس کو دیکھ کر میں نے بڑا انجوائے کیا, ہمارے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب, وہ جتنے پتلے ہیں نا اتنی ہی سمارٹ, اتنی ہی مزیدار قسم کی چیز کو انہوں نے انتخاب کیا اپنی پولیٹیکل پارٹی کا دفاع کرنے میں. ذرا دکھائیے, یہ دیکھیں جی, او ہو کاغذ, وہ فل پاورفل کوشش سے
परवेज खटक साहब कागज मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यकीन से शर्तिया कह सकती हूँ ये ऑपोजिशन बेंचेस तक पहुंचा भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी का डिफेंस किया है भाई, मतलब कमाल है। अब ये तीनों फुटेजेस दिखाने का मतलब इब्राहिम खान साहब ये नहीं था कि हम इसके मजे लें, इसका मतलब ये था कि सबने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन हुकूमती बेंचेस से इतनी बेहतरीन थी कि कोई किसी से बस पीछे ना रह जाए। और ऐसे में जब वो 7 नाम शामिल होंगे, सामने आएंगे कि भाई स्पीकर साहब जिनसे खुश नहीं है और जिनको उन्होंने निशानदेही की है कि भाई ये 7 वो MNAs हैं जो कि शायद बदनज़मी पैदा कर रहे हैं पार्लियामान में, और उसमें इन 3 लोगों का नाम, आपके मिनिस्टर्स का नाम शामिल नहीं होगा। मतलब सर बसा देते ना, मुझे बताया उन्होंने ये क्लब समझा हुआ है, ये पार्लियामान है कि क्लब है जिसके डेस्क के ऊपर खड़े होकर के वो चीज़ें फेंकेंगे और अपोजिशन को मारेंगे। आप मुझे खुद बताएं फिर क्यों ना स्पीकर के ऊपर उंगली उठाई जाए अपोजिशन की तरफ से। देखें बेनिश, आपने वो फुटेज ज़रूर दिखाई है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट नहीं दिखाया कि हमारी तरफ से तो दिखाया जा रहा है और फिर ज़ख्मी भी हमारे ही लोग हो रहे हैं। एक चीज़, मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ना इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। दूसरा, इससे हट के जो है वो जिन 7 लोगों को स्पीकर साहब ने असेंबली से कहा था कि आज नहीं आएंगे, उनमें से जो 3 मुस्लिम लीग नून के थे वो आज भी माशाअल्लाह खैरियत से बाहिफाजत मज़े में अपना वहाँ पे झूम रहे थे और उधर खड़े हुए थे असेंबली में। उनको असेंबली के अंदर आने से किसी ने नहीं रोका, जबकि 4 वो लोग जो हमारी साइड से थे वो नहीं आए असेंबली में। इन 3 आदमियों को अपना मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है रोहेल असगर साहब, वो भी मौजूद थे। अपना रफ़ीउल्लाह जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी मौजूद थे, और बलोच साहब जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उनको मकसद है कि किसी ने उस चीज़ की, स्पीकर साहब की बात की परवाह नहीं की। तो कहने का मकसद ये, मैं तो अपने शुरू में ही आपको कह गया हूँ कि मेरा कहना या बताने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हमने बैठ के यहाँ पे कोई जजमेंट करनी है कि कौन बुरा है और कौन नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने देखा है कि वो सुना था, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कि बहुत शदीद बारिश हो रही है। लेकिन ये स्लोगन मैंने असेंबली में पहली दफ़ा देखा कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे बलोच साहब उस वक्त खड़े होके, कि इनकी मकसद है कि इंसानों को जानवरों के नाम के साथ मिला के इनकी हुकूमत नहीं चलेगी। मैं टीवी पे रिपीट नहीं, मैंने वो नारे सुने हैं, वो हाईली कंडेमेबल है। मैंने इसलिए बोला, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैंने इसीलिए बोला कि दोनों तरफ से मामला काफी गर्म है। लेकिन जो ज्यादा फैक्ट सामने आ रही हैं, जो ज्यादा सबूत सामने आ रही हैं, जो ज्यादा फुटेजेस सामने आ रही हैं, वो हुकूमत की तरफ से ज्यादा सामने आ रही है। ऑपोजिशन भी किसी सूरत पीछे नहीं है। और अली गौहर बलोच साहब ने जो नारे लगाए वो हाईली कंडेमेबल है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो नारे नहीं, वो वैसे महज़ब माशरे में इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। एक वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस मुल्क का अलमिया ये है कि हम पार्लियामान की लड़ाइयाँ डिस्कस करेंगे, बजट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और क्योंकि नहीं डिस्कस हो पा रहा, लेकिन एक और खबर है, 2 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 2 रुपये मजीद महंगा हो गया। हर 15 दिन के बाद अब ये प्राइसेस बढ़ेंगी। और जिस तरह से शौकत तरीन साहब ने हमें 2-4 दिन पहले बताया था कि भाई 130 तक ये पेट्रोल जाएगा, अब आप देखेंगे कि हर क्वार्टरली जब इसके पैसे बढ़ेंगे ना, तो ये पेट्रोल चले जाना 130 रुपये तक। और फिर हम सब ने कहने के हो ये क्या हो गया, और पीछे से बजट की पास होने की कार्रवाई जो है वो मंजूर हो जानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आप लोगों की, ये आप सियासतदानों की करनी धरनी है कि हम लोग बजट के ऊपर बात नहीं कर पा रहे और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। देखिए कौन रोक रहा है? लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करता है, बहस का आगाज करता है, और उसके बाद वो बजट के ऊपर तनकीद करे या एक प्रपोजल्स आती हैं। देखिए अगर कोई तनकीद होती है तो वो मेरी बेहतरी के लिए भी हो सकती है, अगर मैं समझूँ तो। लीडर ऑफ द अपोजिशन का यही रोल है। अब 3 दिन से लीडर ऑफ द अपोजिशन को बजट के ऊपर बहस की इजाज़त हुकूमत नहीं दे रही। अब आप बताएं, उधर मियाँ शहबाज शरीफ ने बातें ये करनी है, बिलावल साहब ने ट्यूसडे को करनी थी, अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने की, तो हम कैसे प्रपोजल? हमारी पूरी पार्टी के अंदर हमारी फाइनेंस कमेटी बैठी है, हमने प्रपोजल्स रखी हैं जिसके ऊपर हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने सलीम मांडवी वाला को फ़ोन करके कहा है कि आपने ये दुरुस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुकात उठाए हैं, मैं इसे ठीक करूंगा। तो देखिए अपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहती है, लेकिन हुकूमत के पास दिखाने को कुछ नहीं। जिस हुकूमत ने जब अब ये अपना सर्वे, लेकिन अपोजिशन की कुछ चल नहीं रही। नहीं सर्वे रिपोर्ट हमने हुकूमत ने जारी की, उसमें गुर्बत का रिकॉर्ड नहीं है, उसमें बेरोजगारी का रिकॉर्ड नहीं है। जिस मुल्क के अंदर
2 करोड़ लोग मजीद खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, 1 करोड़ खुद हुकूमत मान रही है कि लोग बेरोजगार कर दिए गए हैं। अब ये जो आज आपने 2 रुपए, अब ये 2 रुपए तो अभी स्टार्ट हुआ है, आप देखिएगा 5 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए टैक्स कर दिया है, जिसे इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि ये जगह टैक्स है। इसका मतलब है इमरान खान की हुकूमत के अंदर जगह टैक्स 5% करना ऐन जमहूरी है। अब अवाम के मुआशी हकूक के ऊपर कोई बात नहीं। वो इमरान खान जो कहते थे कि मैं ये फिगर्स नहीं मानता, इसहाक डार झूठ बोलता है, ये फिगर्स बना के लाता है, मैनूवरिंग होती है। तो खान साहब आप तो उस वक्त कहते थे रोटी की कीमत से अंदाजा करें, आप घी की कीमत से अंदाजा करें, आप चीनी की कीमत से, तो आज अंदाजा करें कि आज क्या है। तो सिर्फ मैं समझता हूं कि अपोजिशन को मौका दें, थोड़ा सा सिलेक्टर्स को अच्छे काम के लिए इंटरव्यू करना पड़ेगा, इमरान खान को समझाना पड़ेगा कि बदतमीजी से हुकूमतें नहीं चलती। बदतमीज आप जितने ले आए, आप हर वजीर इत्तलात को बदतमीजी का दर्स देते हैं, जो पूरी बदतमीजी नहीं करता है एक और लाते हैं। आपका कोई वजीर, आपका वजीर दिफा से अंदाजा लगाए ना, हर बंदा सिर्फ खेलदार साहब टॉक शोज के अंदर थप्पड़ और गालियां चल गई, पार्लियामान के अंदर गालम गलोच चल गई, बोतलें चल गई, गली मोहल्लों के अंदर जो है इस हवाले से लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसको सीरियस नहीं ले रहा है। ये मामला हल कैसे करना है? देखें बीनश सलीम साहब, बीनश जो आप बात कर रही है, ये इमरान खान साहब कहते हैं कभी कि मैं अफ़गानिस्तान का मसला हल करूंगा, कभी अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि मैं ईरान और सऊदी के दरमियान में अपना रोल अदा करूंगा, मगर अपनी पार्लियामेंट में जिस तरह उन्होंने माहौल बनाया गया तो पूरी दुनिया देख रही है इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म को, उनके रवैये को, और किस तरह ये डेमोक्रेसी को नुकसान दे रहे हैं, जमहूरियत को जो मतलब हमले हो रहे हैं पार्लियामेंट में, जो कुछ हो रहा है। मैं आपको बताऊं बीनिश, ये जो रवैया मैं अंदर का आपको बताऊं, जो इनका रवैया है खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये सैनिटाइज़र या वो जो गाली गलौज करते हैं तो इससे आगे ना बात बढ़ जाए। देखें अपोजिशन लीडर ने आज भी कहा, उसकी तकरीर अगर आप शहबाज साहब की चलाएं तो उसने क्या कहा है, अगर हमें ये बात करने का मौका नहीं देंगे तो मैं वही कह रहा हूं कि हम इनके प्राइम मिनिस्टर को वही रवैया जो उन्होंने हमसे रखा है, हम इस प्राइम मिनिस्टर से भी यही रवैया रखेंगे। ये हमसे खैर की उम्मीद अब ना रखें, हमने 3 साल बर्दाश्त किया है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रही किताब कब चली, सैनिटाइजर कब चला, बोतल कब चली। सॉरी खेलदार साहब, वक्त मेरे पास कम है। आखिरी कमेंट मैंने जो है इब्राहिम खान साहब से लेना है। इब्राहिम खान साहब, ऑपोजिशन इंस्टिगेट करती है, लेकिन ये चीज हुकूमती बेंचेस को सूट नहीं करती। आपको बड़ापन दिखाना पड़ेगा कि आप इतने वायलेंट क्यों हो रहे हैं, क्यों इस तरह का माहौल आप कर रहे हैं, कैसे कैसे ठीक होगा सब? देखें, अपोजिशन अगर हो कौमी मामलात पे, अपोजिशन हो कौमी इश्यूज़ पे, अपोजिशन हो मुल्की मफादात के लिए, तो फिर तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इनकी डेस्परेशन जो अब सामने आई है, पिछले 2 साल तो इस खुशी में थे कि इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, अल्टीमेटली हमें फिर मौका मिल जाएगा। अब जब ये बजट आने के बाद और पूरा ये जो आपके सामने आया है, जीडीपी ग्रोथ इस तरह से आई है, आपके हमसाया मुल्क इंडिया में जो है 7% माइनस में चला गया है, आप फिर भी 4% तकरीबन के जो है करीब ग्रोथ पे चले गए हैं, और मज़ीद आगे इसमें बेहतरी आ रही है। तो अब इनको नज़र आ रहा है कि 2023 में भी मामलात जो है कोई इनको अपने लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे। किसान हमारा इंतहाई खुश है, और हमारे जो वहाँ पे किसान के मामलात हैं वो इस हद तक उसको बूस्टअप किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी प्रोडक्ट की जो है उनको पूरी प्राइसेस मिल रही हैं, और इसमें 65% लोग देहातों में रहते हैं। तो इनको जब ये नज़र आया तो ये इनका डेस्परेशन का एक एक्ट है कि अब हम जो कुछ हो सके किसी ना किसी तरीके से मामलात को उलझाते जाएं और बिगाड़ते जाएं। अब ये दूसरा आज का वाक़या मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। लेट्स प्रे फॉर सैनिटी, दुआ करते हैं अमन व अमान हो, ना सिर्फ पार्लियामान में, ना सिर्फ हमारे मुल्क में, बल्कि हर जगह पे टॉक शोज में भी अमन व अमान हो, बिकॉज आजकल तो टॉक शोज के भी हालात बड़े खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और मैं इस उम्मीद के साथ आज ये छोड़े जा रही हूँ कि ये जो लंबा ब्रेक आएगा मेरे और आपके राब्ते के बीच में, उसमें पार्लियामान का माहौल कुछ बेहतर हो और मंडे को हम कुछ ठोस गुफ्तगू कर सके। बहुत शुक्रिया, आई विल सी यू।